राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करें अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हमें परीक्षाओं के डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई को अनवरत करते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में आइए पढ़ते हैं संस्कृत कवि भवभूति को। तो टीजीटी और पीजीटी में संस्कृत रचनाकार भी दिए हुए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा भास को, देखते हैं भवभूति को। तो क्या है कि भवभूति को पढ़ना, अब क्या है कि अब रचना नहीं पूछता है कि कौन सी रचना किसके, बहुत आसान प्रश्न हो गया है ये। तो आइए देखते हैं भवभूति को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास की समानता करने वाला यदि कोई है तो भवभूति ही कहे जा सकते हैं। नाटकों में बाह्य जगत का चित्रण करने में इस प्रकार महाकवि कालिदास सफल हैं, ठीक उसी प्रकार अंतर जगत का चित्रण करने में भवभूति हैं। अपने अपने विषय की सफलता में ये दोनों महाकवि खरे उतरे हैं। अतएव ये दोनों महाकवि समान कोटि के माने जा सकते हैं। तिलक मंजरी के रचयिता कवि धनपाल ने भवभूति की सरस्वती को नटी की उपमा दी है। उनका कथन है, जो लाज से भवभूति की वाणी में मिलता है वह अन्यत्र संभव नहीं है। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि हम कवि कालिदास के जीवन परिचय के बाद इनके बारे में अज्ञान मंथन नहीं, अपितु इनके जीवन बारे में बहुत अधिक प्रामाणिक सामग्रियाँ मिलती हैं, जिनसे सरलतापूर्वक इनका समय निर्धारित किया जा सकता है। कल्हड़ की राज तरंगी में हमें पता चलता है कि वासपति राज तथा भवभूति दोनों ही यशोवर्मा के राज्य में जीवन यापन करते थे। यही यशोवर्मा कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा 736 ईस्वी में पराजित किए गए थे। वस्तुतः कुछ और प्रामाणिक आधारों से हम निश्चय पर पहुँचते हैं कि महाकवि भवभूति का आविर्भाव 700 ईस्वी के आसपास हुआ था और वह भी यशोवर्मा के आधार पर 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। स्थान पर भवभूति का जन्म विदर्भ देश बरार के पद्मपुर ग्राम में हुआ था। काश्यप गोत्री तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जदुगौड़ी था। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। भवभूति तो इनका कवियों द्वारा दिया गया विशेष नाम था। कुछ लोग इनका नाम विश्वरूप और पुरेश्वर भी कहते हैं। इनके पूर्वज सदाचार एवं वेद अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। ये पंक्ति पावन तथा 5 अग्नियों की स्थापना करने वाले सोमयायी ब्राह्मण थे, किंतु उनके जीवन की घटनाएं अज्ञान अंधकार में छिपी हैं। इनके ग्रंथों से पता चलता है कि तत्कालीन विद्वान इन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। तो भवभूति का रचना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भवभूति की विद्वता ये वेद तथा दर्शनों के अगाध पंडित थे, क्योंकि उनके नाटकों में उनके वैदिक ज्ञान की सूचना का अनेक स्थानों पर मिलती है। वे संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। भवभूति के 3 नाट्य ग्रंथ मिलते हैं। महावीर चरितम नाटक है, मालती माधव प्रकरण है, उत्तर रामचरित नाटक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन सी रचना क्या है। तो महावीर चरितम प्रथम नाटक में वाल्मीकि रामायण के पूर्वार्ध की कथा का वर्णन नाटक रूप में किया गया है। इसमें 6 अंक हैं। इस नाट्य ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है। नाट्य कला के दृष्टिकोण से आलोचकों ने इसे सफल नाटक नहीं बताया है, क्योंकि इसमें संवाद काफ़ी लंबे कर दिए गए हैं, जिसके कारण कथा वस्तु का समुचित विकास नहीं हो पाया है। किंतु कथानक को ऐसा करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। इनमें राम का चरित्र अत्यंत उदात्त एवं वीर भावापन्न दिखलाया गया है। मालती माधव, यह 10 अंकों का विशाल प्रकरण है। इसमें मालती और माधव की प्रेम की कथा का वर्णन है। पद्मावती के राजा मंत्री भूरसेन की कन्या मालती तथा भूरसेन के मित्र देवरात का पुत्र माधव दोनों के प्रेम प्रसंग बड़े उत्तम ढंग से चित्रित किया गया है। इनमें यौवन के उन्मादों का बड़ा ही सरल वर्णन है। बीच में शमशान का वर्णन करके कवि ने बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य उपस्थित कर दिया है। नाट्य तत्वों की दृष्टि से यह कृति महावीर चरित्र की अपेक्षा अधिक सफल है। उत्तर रामचरितम, यह महाकवि भवभूति का अंतिम नाटक है। इसका विषय सीता वनवास से लेकर राम सीता के पुनर्मिलन तक का है। इसमें 7 अंक हैं। यह नाटक भवभूति की नाट्यकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस नाटक में कवि ने करुणा रस की ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित की है कि पत्थर भी पिघल उठते हैं, ब्रज का हृदय भी फटने लगता है। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति ब्रज से हृदयम। तृतीयांक के अंत में कवि ने कहलाया है कि यको रसः करुण एव। कुछ आलोचकों ने इसमें करुण विप्रलंब रस की प्रधानता दी है, जो कि
जो श्रृंगार का एक भेद है। इस नाटक की रचना के अनंतर भवभूति को लोगों ने कालिदास से भी बढ़कर बताया और यह जनश्रुति प्रचलित हुई कि उत्तरे रामचरिते भवभूते विशिष्यते। अगला है काव्यगत विशेषताएं भवभूति की। तो महाकवि भवभूति का संस्कृत भाषा पर अगाध प्रभुत्व है। भगवती वाग्देवी उनकी वशवर्तिनी होकर आज्ञा पालन करने में सदैव तत्पर सी थीं। भवभूति गौड़ी रीति के अनन्य उपासक थे। उनकी रचनाएं प्रायः गौड़ी रीति प्रधान है। कविताओं में भाषा तथा भावों का अपूर्व सामंजस्य स्थापित किया है। जिस प्रकार महाकवि कालिदास व्यंजनावृत्ति के उपासक है, ठीक उसी प्रकार कवि भवभूति अभिधा के प्रेमी हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है अभिधावृत्ति का ही सहारा लेकर कहा है। इनकी भाषा समास बहुला होते हुए भी भाव विभंजन में पूर्ण समर्थ है। यह भवभूति की विशेषता है। समास बहुला ओज गुणयुक्त भाषा की रचना करते हुए उन्होंने समास विहीन छोटे छोटे पदों की रचना की है। भवभूति ने अपनी रचनाओं में जिस शैली को प्रारंभ में अपनाया है उसका निर्वाह अंत तक किया है। इनकी वर्णन शैली बड़ी ही अपूर्व है। उन्होंने अपने वर्णन में इस प्रकार वस्तुओं का क्रमिक विन्यास किया है कि पाठक के हृदय में आने वाले वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ती जाती है तथा वस्तु नेत्रों के समक्ष अंकित हो जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर रामचरित में जिस समय रामचंद्र की दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, उसी समय रामचंद्र और वासंती तथा तमसा और सीता के संवाद कारुणिक एवं विस्तृत होते हुए पाठकों के जी नहीं उबाते, प्रत्युत उत्तरोत्तर उत्सुकता को बढ़ाने वाले ही हैं। भवभूति को मानव हृदय की सच्ची परख है। मानवीय भावों का चित्रण यहाँ इन्होंने किया है, उसमें सर्वाधिक सफल हैं। अनेक कारणों तथा अवस्था विशेष के कारण मानव हृदय में जो भाव का नर्तन हुआ करता है उसका सूक्ष्म निरूपण जैसा भवभूति ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 12 वर्ष के अनंतर रामचंद्र जी को देखकर तथा उनके वचनों को सुनकर सीता जी निराशा, शोक एवं आश्चर्य का अनुभव करती है। उनका सुंदर तथा मार्मिक वर्णन भवभूति ने किया है। तो यह देखिए, तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घ अस्मिन् भटति घटनोत्तमितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयति करुणैः गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदय अस्मिन् क्षण इव। प्रकृति वर्णन देखते हैं। महाकवि भवभूति प्रकृति चित्रण में भी कुशल है। उन्होंने घने जंगलों, झरनों, नदियों तथा गगनचुंबी पर्वतों में जो सौंदर्य तथा भयानकता निहित होती है उसका उचित समय पर समुचित शब्दों में बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। यह इनकी दूसरी विशेषता कही जाएगी जो ये प्रायः अन्य कवियों में कम दिखाई देती है। महाकवि कालिदास ने प्रकृति के उन्हीं अंशों को ग्रहण किया है जो कोमल एवं मनोहारी है, किंतु भवभूति ठीक इसके विपरीत है। उन्होंने कोमल से कोमल तथा भयावह से भयावह प्रकृति के अंशों का मार्मिक चित्र खींचा है। इनका ज्वलंत उदाहरण उत्तर रामचरित के द्वितीय अंग में दंडकार्य में वर्णन में मिलता है। रस क्या है? भवभूति अनेक रसों के सिद्ध कवि हैं। अपने नाटकों में उन्होंने वीर, श्रृंगार, विभत्स तथा भयानक रस का समावेश किया है, किंतु वे करुण रस के उन्मेष में सिद्धस्थ हैं। वस्तुतः वे करुण रस के आचार्य हैं। उन्होंने करुण रस को इस सब में प्रधानता दी है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथगिवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्ध तरंगमयान विकरान अम्भो यथा सलील में वे तू तत्समग्रमम्। भवभूति का करुण रस अत्यंत गंभीर एवं मर्मस्पर्शी है। भवभूति की नाट्य कला उत्तर रामचरित उनकी नाट्य प्रतिभा को प्रकट करने वाला सर्वोच्च नाटक है। वे स्वभावतः गंभीर और भावप्रवण कवि हैं। इनका प्रभाव नाटकों पर दृष्टिगत होता है। उन्होंने उत्तर रामचरित में घटना का संविधान बड़े ही मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया। चरित्र चित्रण में भी सिद्धस्थ नाटककार। उन्होंने अपनी गंभीर प्रकृति के अनुरूप ही राम और सीता जैसे परम पावन आदर्श पात्रों को अपने नाटक के लिए चुना है। राम आदर्श राजा हैं, उसका चरित्र बड़ा ही उदात्त, आदर्श तथा प्रख्यात है। सीता पीड़िता नारी की प्रतीक है। वस्तुतः राम और सीता के आदर्श चित्रण में भवभूति की नाट्य कला का चरम अवसान है।
वस्तुतः भवभूत के विषय में प्राचीन आलोचकों की एक सम्मत सत्य है कि उत्तर रामचरिते भवभूत विशिष्यते। यह थे कवि भवभूति, जो कि संस्कृत के कवि हैं, पीजीटी में इनको पढ़ना है। तो उनके विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में मैंने बताया। करते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सहायता करेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।